ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की चौधराहट की, सनक की। दुनिया का चौधरी बन गया है डोनाल्ड ट्रंप, और उसमें ग्रेट बनाने की, अपने देश को महान बनाने की एक फितूर तो चढ़ा ही था, और उसका चुनावी फायदा भी मिला, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो मूवमेंट, फायदा मिला। अब वो दरअसल ईरान को भी ग्रेट बनाने के लिए, महान बनाने के लिए, महान नाम की एयरलाइंस भी चलाता है ईरान, जिससे जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनको लाया भी जा रहा है। तो अब ईरान को महान बनाने चले हैं, यानी कि परमाणु हथियार ना बना पाए ईरान, उसे रोकने के लिए जो बमबारी की गई थी परमाणु ठिकानों पर, वो महज एक बहाना था। दरअसल वहां से खamenei को, वहां के निजाम को, वहां की सरकार को हटाना है डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भैया सत्ता परिवर्तन है अब तो हमें करना, और उसी के चलते ईरान विल बी ग्रेट अगेन, मेक ईरान ग्रेट अगेन। अब देश में हमारे यहां पर अलग अलग लोगों के रुख और रवैये हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ईरान ने बहुत गलत किया है, इजराइल ने जो हमला किया वो बिल्कुल जायज है, जो दादागिरी दिखा रहा है अमेरिका वो तो होनी चाहिए थी। आप परमाणु हथियारों से दुनिया को कैसे डरा सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ईरान के साथ सरासर नाइंसाफी की जा रही है, यह नाजायज है। इजराइल के पास खुद परमाणु हथियार हैं, एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए, उसको रोकने की हिम्मत किसी की नहीं है। यूएनबी, आईएईए भी चुप बैठ जाता है। पर इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ट्रंप की ये ग्रेट सनक से जो उभरकर सामने आता है। आज तो ये ईरान में ईरान को महान बनाने चले हैं डोनाल्ड ट्रंप, कल वो कहने लगे भारत को भी ग्रेट बनाना है, भारत को भी महान बनाना है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। और मौजूदा सरकार ये काम नहीं कर पा रही। अब सन की आदमी को कौन रोक सकता है। जब पाकिस्तान को अपने प्यार का इजहार करते दिख सकता है डोनाल्ड ट्रंप कि मुझे बेइंतहा प्यार है पाकिस्तान से, उस जिहादी जनरल के साथ बैठकर लंच कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप, तो दिमाग में यह खुराफात आ जाए तो क्या होगा। और दुनिया में जो उथल पुथल मची हुई है, रूस कह रहा है यह बिल्कुल नाजायज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव भी हमले की निंदा करते हुए पेश कर दिया गया है, कल ही, रविवार के ही दिन। तो भारत के लिए भी क्या सबक आ रहे हैं सामने। आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या हैं, क्योंकि ये सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में बात होगी ईरान इजराइल युद्ध की। 11वां दिन है, युद्ध और भीषण और भयंकर रुख अख्तियार करता दिखाई दे रहा है। कल तो हमने कार्यक्रम किया ही था। अमेरिका ने 3 परमाणु ठिकानों पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का जो इस्तेमाल किया, उससे इस युद्ध की दशा और दिशा काफी हद तक तय होती दिख रही थी। परमाणु रंग भी ले रहा है अब यह युद्ध, और ट्रंप की चौधराहट के चलते अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट लाउड एंड क्लियर दिखाई दे रही है, सुनाई पड़ रही है। आज ईरान के कई ठिकानों पर, सेना के मुख्यालय से लेकर परमाणु ठिकाने तो थे ही, वहां अस्पतालों पर भी इजराइल ने लगातार हमले किए हैं, लगातार। और ईरान ने भी तेल अवीव समेत अशदोद और अश्कलोन पर हमले किए, मिसाइलें दागी हैं, वहां भी नुकसान हो रहा है। कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव बाकायदा पेश किया गया, आपातकाल बैठक बुलाई गई, और रूस चीन ने बिना शर्त तत्काल सीज फायर का प्रस्ताव रखा है। अब मतदान कब होगा यह तय नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब हरकत में आता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें
डोनाल्ड ट्रंप ने वो चौधराहट की जो सनक है, उस सनक में एक और अध्याय जुड़ गया है। कल तक तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते पाए जा रहे थे कि भाई ईरान के परमाणु हथियार ना बन पाए, इसलिए हमने परमाणु ठिकानों पर निशाना साधा, वो काम हमने कर दिया है, हमारे योद्धाओं ने कमाल का काम किया, अब बात खत्म। पर दरअसल बात वहां से खत्म हुई, एक और अध्याय जोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब वो कह रहे हैं कि भाई सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए? मेक ईरान ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहकर वो लॉलीपॉप लोगों को दिखाकर वो सत्ता में आए हैं। अब ईरान को भी ग्रेट बनाने चल पड़े हैं। यानी कि सत्ता परिवर्तन दरअसल मकसद था, और ये बहुत से जानकार दशकों से कहते आए हैं। और खुद डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली प्रेसिडेंसी में ये कहते थे कि नहीं, ये एक विचार है लोगों का, कुछ रणनीतिकारों का, अमेरिका में भी और इजराइल में भी, लेकिन मैं उस राह पर नहीं जाऊंगा। अब उसी की अगुवाई करते दिख रहे हैं। पर दरअसल यही फितरत है क्या? ये अमेरिका का डीएनए है क्या? ये आपको बहुत गंभीरता से समझना होगा। थोड़े आपके सामने आंकड़े अब मैं पेश करने वाला हूं। अमेरिका अस्तित्व में आया 1776 में। 1776 से अब तक दुनिया भर में 400 से ज्यादा मिलिट्री इंटरवेंशंस, सैन्य दखल दे चुका है अमेरिका। अपने घर में कोई कुछ करे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको बाहर मुल्कों में ताका झाकी करने और दखल देने की एक पुरानी बीमारी है, लत है। पूरी जिम्मेदारी से, पूरी गंभीरता से ये बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब इसमें भी 1950 से 2019 के बीच, आधुनिक युग, मॉडर्न जमाने की हम बात करें तो इन लगभग 70 सालों में 200 से ज्यादा सैन्य दखल दिए हैं। और इनमें से कोल्ड वॉर का जब फेज था, यानी कि एक गुट अमेरिका की अगुवाई वाला था और एक रूस की अगुवाई वाला, वो 1950 से 1991 में रूस बिखर गया तो वो कोल्ड वॉर भी बिखर गया था। तो 1950 से 1951 तक 72 बार सैनिक दखल। घुस जाते हैं कहीं भी, हम हैं जी चौधरी, हमारी गुंडागर्दी चलेगी, दादागिरी चलेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये करता आया है अमेरिका। और इसमें 3 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। सबसे पहला तो ईरान का। ईरान में 72 साल पहले 1953 में वहां एक लोकतांत्रिक सरकार थी। अमेरिका को रास नहीं आई। वो सरकार सरकारीकरण कर रही थी कच्चे तेल के भंडारों का। अमेरिका को लगा भैया इसमें तो हमारा तेल निकल जाएगा, ये तो सरकार फैसले करेगी, बाकी तो हम अपने गुर्गों को बिठाकर कंट्रोल कर लेंगे कहीं ना कहीं से। तख्ता पलट करवा दिया जी, और वहां पर शाह रजा पहलवी की सरकार आ गई। लेकिन लोगों का गुस्सा ऐसा, 1979 में वो सड़कों पर उतर आए, इस्लामी क्रांति हुई। अमेरिका की स्तूत सरकार वहां से हटा दी गई। उसका दुख आज तक अमेरिका को था, तो अब वो दरअसल सामने आ गया क्या? हाउ डेयर यू, 1979 में आपने हमारी गुलाम सत्ता को बेदखल कैसे कर दिया? अब सिलसिला यही नहीं थमता। अफगानिस्तान में घुसे अमरीकी, तालिबान को हटाया 2001 में, और वही तालिबान अब 2021 में वापस आ गया है अफगानिस्तान में। जहां जहां ये हाथ डालते हैं, बर्बाद करते हैं उस देश को, यहां तालिबान फिर से आ गया। इराक 2003 में घुस गए। इराक में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, विनाशकारी, महाविनाशकारी हथियार। सद्दाम हुसैन
तख्ता पलट ही नहीं, उसका कत्ल भी किया गया। क्या हुआ इराक का? इराक का क्या बना? खुशहाल इराक जो था, या जिस भी हालत में था, वो आईसिस के आतंकवादियों के कब्जे में आ गया। 2011 से अब तक वो आईसिस के कब्जे में था, अब उन्हें हटाया जा रहा है, फेल्ड स्टेट हो गया है। यही हाल लिबिया का हुआ। 2011 में वहां पर कर्नल गद्दाफी के खिलाफ लोग सड़कों पर आए, अरब स्प्रिंग्स उसे कहते थे उस मूवमेंट को, पर नहीं, अमेरिका कहां से मानेगा। नेटो के हवाई जहाजों से एयर स्ट्राइक्स कराए, गद्दाफी को पकड़ा, उसका कत्ल कर दिया, और 3 साल बाद वहां ऐसा गृह युद्ध शुरू हुआ 2014 से, जो अब तक नहीं थमा है। तो ये अमेरिका अपनी दादागिरी कब तक करता रहेगा? और रूस जो कह रहा है ये बिल्कुल गलत हुआ, चीन जो प्रस्ताव लेकर आ रहा है, इसके मायने क्या हैं? क्या ये युद्ध अब लंबा खिंचता दिखाई देगा? और जो समर्थन दिया जा रहा है, अमेरिका के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा, कल वो हमारा नंबर लगाने लगे तो अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे इंडिया इज टू बिग अ कंट्री। पर हम ऐसी दोस्ती यारी, हमें देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट इंटरेस्ट्स, दे शुड बी फॉरमोस्ट। आर दे फॉरमोस्ट? और ये लड़ाई अगर लंबी खिंच जाती है तो एक छोटी सी वानगी आपको देता हूं। 86% कच्चा तेल हम बाहर से मंगाते हैं, उसमें से ईरान पर तो प्रतिबंध लगा दिए, तो हमने वहां से लेना बंद कर दिया। पर ईरान और ईरान की संसद ने यह प्रस्ताव पास कर दिया है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो हैं उसे रोक सकते हैं। वहां पर दिन के जो 100 जहाज तेल से लदे हुए, दुनिया की 20% कंजम्पशन डेली वो इसी इलाके से आती है। अब इन शिप्स को, जहाजों को थाम दिया, रोक दिया अगर ईरान ने, तो हमारे ऊपर भी असर पड़ेगा। जो दाम हैं तेल के, 5 जून को 18 दिन पहले $65 थे, आज की तारीख में $77 पर बैरल, और हॉर्मुज स्ट्रेट अगर बंद हो गया तो $130 पर बैरल भी जा सकते हैं। यहां पर हमारे आर्थिक सिद्ध भी, आर्थिक हित भी साधने हैं हमें। क्या हम वो साध रहे हैं? आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, ट्रंप की चौधराहट, विश्व युद्ध की आहट, और ट्रंप की ग्रेट सनक, वो सबको महान बनाने चले हैं, भारत के लिए क्या सबक? चर्चा में आज देश के वरिष्ठतम पत्रकार हैं मेरे साथ, विनोद शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर रह चुके हैं। दिबांग किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्टूडियो में 3 पत्रकार हैं मेरे साथ, विजय त्रिवेदी और विनोद अग्निहोत्री। इनके बारे में ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे सहयोगी आशीष सिंह लगातार विदेश नीति को भी और राजनीति को ट्रैक करते आए हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार नीरजा चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और नीरजा, ये ट्रंप की चौधराहट जो चल रही है, अब वो शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट इस आलम तक आ गई। कल तक तो बता रहे थे नहीं, परमाणु हथियार ना बना पाए ईरान, इसलिए हमने हमले किए, वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया। अब कह रहे हैं नहीं जी, सत्ता परिवर्तन करना है, मुझे तो ईरान को महान बनाना है। कल इनका दिल कर गया भारत को भी महान बनाना है। इनकी सनक की हद कहां है और कहां थमेगी नीरजा? देखिए, ये तो सारी दुनिया में लोग पूछ रहे हैं, समझ की हद क्या है, हो क्या रहा है। क्या एक इतना बड़ा देश इस तरह से जो किया है इन्होंने कर सकता है? आज के संदर्भ में 2025 की हम बात कर रहे हैं, 100-150 साल देखिए, पहले। सनक का एक और उदाहरण, एक और चीज सामने आ रही है। अभी हम ब्रेक कर रही हैं खबर, तेल कंपनियों को अब धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, दाम मत बढ़ा देना, सब कुछ यही तय करेंगे। नहीं, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। इसमें सॉवरेंटी का मतलब ही क्या रह गया है? एग्जैक्टली।
ये और जो आप मतलब ये पूरी दुनिया को सोचने की, समझने की, और हमारे यहां भी जो लोग मन बनाए बैठे हुए हैं पहले से, सबको गंभीरता से इसका आकलन करना होगा हम जा कहां रहे हैं। बिल्कुल मतलब कहाँ जा रहे हैं यही सवाल है, क्या होने वाला है कल ये सवाल है, किसी को मालूम नहीं कल क्या प्रहार कहाँ किसके ऊपर होगा। और आप जो कह रहे हैं ना कि तेल के दाम, अगर ये सब हो गया, स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज में बंद कर दिया, और अभी से ही आपने कहा 77 रुपए डॉलर पर बैरल की बात कर रहे हैं आज की। हाँ। और मुझे एक चीज मैं आपको बताऊं, इसका इम्पैक्ट हर देश में होने वाला है। आपको याद होगा 1972 की मैं बात कर रही हूँ, इंदिरा गांधी की हम 50 साल इमरजेंसी के ऑब्जर्व करने वाले हैं 25 तारीख 26 को। तो इंदिरा गांधी के जो इमरजेंसी को आप 72 पहले ही ट्रेस कर लीजिए, क्योंकि उस साल में जो यौम किपुर का लड़ाई हुई थी अरब इजराइल के बीच में, उसका जो असर पड़ा था तेल के दामों पर, और तेल के दामों का असर हमारे देश में जो खान पीन की चीजें हैं उस पे पड़ा था। और नव निर्माण निर्माण मूवमेंट हुआ था गुजरात में 73, 74, 73 में, और 74 में बिहार का मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था जिसको जयप्रकाश नारायण ने लीड किया था। अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस था, अगेंस्ट करप्शन था। एक एक जो माहौल बना था उसमें ऑपोजिशन कूद गया था, जयप्रकाश नारायण ने लीड किया था। फिर नहीं, उसमें दिलचस्प बात तो यह है, यू नो इट बेटर देन आई डू नीरजा, वो पूरी की पूरी वो जो आंदोलन था, वो संपूर्ण क्रांति अभियान जो चला, वो दरअसल गुजरात के एक कॉलेज के मेस में खाना महंगा था, वहां से दरअसल विरोध शुरू हुआ था और वो देशव्यापी हो गया था। और कहाँ हम जा रहे हैं या पहुंचने वाले कोई नहीं कह सकता है आज जो हो रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हाँ, आप तक आवाज जा रही है नीरजा? जी, तो मैं कह रही हूँ कि वहां बात जो हो रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, नेतन्याहू कर रहे हैं, ईरान का क्या उसका काउंटर रिएक्शन होगा, उस काउंटर रिएक्शन और इस सब का हमारे देश पे क्या असर पड़ेगा। नहीं, इसमें बड़ा सवाल देखिए नीरजा, असल सवाल आपने संप्रभुता शब्द इस्तेमाल किया था, सॉवरेंटी। डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं ये कहने वाले कि ईरान को महान बनाना है, ये सरकार बना नहीं पा रही तो मैं सत्ता परिवर्तन करूंगा। अरे भाई, तुम अपने देश को महान बनाओ ना, माइंड योर ओन बिजनेस। और पूरी दुनिया खामोशी से इस बात को सुनती रहे तो ये तो बहुत ही बड़ा संकट आ गया है, ये वैश्विक संकट है। बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं आप, सॉवरेंटी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं। और इसी में वो सवाल, इसीलिए 15 बार जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी मैंने मध्यस्थता कराई इसीलिए सीज फायर हुआ। अरे होते कौन हो तुम? ये भारत की संप्रभुता पे भी सवाल था, और तभी प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि ना तो किसी ने पेशकश की, ना हम किसी की पेशकश स्वीकारेंगे, पर उनका टूटा हुआ रिकॉर्ड अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। नहीं, और एक और चीज है ना कि आपकी सेंसिट, अगर दूसरे देश कह रहा है एक चीज को कि हम नहीं मानते मध्यस्थता में, और आपने नहीं कराया तो चुप हो जाइए। 15 बार क्यों बोल रहे हैं अब बार बार? इसका मतलब हमारा रिश्ता जो खास है अमेरिका के साथ, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब इसमें रिश्ता खास है या नहीं, इसको भी थोड़ा सा क्या और डिकोड करने की जरूरत है विनोद शर्मा। रिश्ता खास हो भी तो भी किसी देश की संप्रभुता पर सीधा हमला किया जाए कि जी हम तो यहां सत्ता परिवर्तन करेंगे, तो क्या भारत सरकार इसमें चुप्पी साध कर बैठ सकती है? संदीप, ये मामला उससे भी ज्यादा गंभीर है। पहले भी सरकारें उखाड़ती रही है, रशिया, सोवियत यूनियन उखाड़ता था और अमेरिका उखाड़ता था और सॉवरेंटी का मजाक उड़ता था। लेकिन आज के दिन स्थिति गंभीर इसलिए बहुत ज्यादा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, अब आप देखिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का आज के दिन क्या हाल है। ईरान पूछ रहा है कि मैं सिग्नेटरी था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का और मुझ पे अटैक हुआ, और वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कह रही है
कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था कि वो बम बनाने के नजदीक थे। तो यू आर गोइंग टू क्रिएट रोग स्टेट्स विद रोग बॉम्ब्स। अब जैसे उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, उन्होंने कहीं रिमूव कर दिया है अमेरिका ईरानियंस ने, उनके पास क्या वे आउट बचा है अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए? ये रोग स्टेट्स बन जाएंगी पूरी दुनिया में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, आपने यूनाइटेड नेशंस की बात की, सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन आएगा। सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 है वो किसके गुलाम है? चीन को छोड़ दीजिए, रूस को छोड़ दीजिए, 3 तो अमेरिका के गुलाम है ना। तो 3 मतलब जर्मनी काउंट आउट कीजिए, 2 अमेरिका के गुलाम है। मैं ये कह रहा हूं कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं, जो उनका वर्चस्व होता था, जो उनकी रिस्पेक्ट होती थी, उसको भी धूल में इस डोनाल्ड ट्रंप ने मिला दिया है। और सबसे बड़ा नुकसान हुआ है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इजराइल इज नॉट अ सिग्नेटरी टू NPT, उसके बावजूद उसके पास बम है। किस बेसिस पे हुए? क्यों नहीं, पर यहां पर जानबूझकर एक आर्थिक संकट पैदा करना, एक वैश्विक संकट, एक मिलिट्री संकट, एक सामरिक कूटनीतिक, आप ये लंबे फेहरिस्त है जो ये संकटों का दौर जानबूझकर भी क्रिएट किया जा रहा है क्या डोनाल्ड ट्रंप द्वारा? एक सेकंड सर, डोनाल्ड ट्रंप का अभी जो ट्वीट आया है वो ये, एवरीवन कीप ऑयल प्राइसेस डाउन, आई एम वॉचिंग, यू आर प्लेइंग राइट इनटू द हैंड्स ऑफ द एनिमी, डोंट डू इट। कहने को तो यहां पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि तेल की कीमतों में आग लग जाएगी, दरअसल तेल की कीमतों में आग लगवाना चाह रहे हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि ईरान पर तो प्रतिबंध है, ईरान किसी और को तो तेल बेच नहीं सकता, लगभग अपना पूरा उत्पादन वो चीन को देता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो बंद कर देता है तो सबसे ज्यादा नुकसान तात्कालिक जो होगा वो चीन को होगा, भारत को भी होगा। अरे देखिए, उसकी सिर्फ पार्लियामेंट ने वोट किया उस पे, उसकी जो सुप्रीम काउंसिल है उसने क्लियर नहीं किया। और मेरा अपना अंदाजा है, मैं गलत हो सकता हूं, कि ईरान ये बेवकूफी नहीं करेगा। ईरान अक्लमंदों का देश है, वो ठीक है, वो बड़ा बदनाम हो चुका है आतंकवाद फैलाने के लिए और अपनी प्रॉक्सीज को नर्चर करने के लिए। नहीं, प्रॉक्सीज तो नर्चर किए हैं, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। हमास भी है, हिजबुल्लाह भी है, पक्की बात है, किया है। हाँ। उसमें ताली एक हाथ से नहीं बजी है, वो अलग डिबेट है। आज के दिन उसके पास कोई वो प्रॉक्सीज नहीं है, और हैं भी तो लगभग वो वीकन हो चुकी हैं। नहीं, इसमें तो एक बड़ा सवाल, एक सेकंड विनोद, दिबांग, बड़ा सवाल दरअसल जिस पे अभी मैं बने रहना चाहता हूं वो ये है, भाई हर देश की जनता ने चुना, इस्लामी क्रांति हुई 1979 में, अब फिर से हो जाएगी अगर ईरान की जनता नहीं चाहती खमैनी का निज़ाम तो बदल देंगे। वो तो उस मुल्क की जनता का अख्तियार है, अधिकार है, हक है। ये डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं? डोनाल्ड ट्रंप साफ है संदीप, डोनाल्ड ट्रंप बड़े गुंडे हैं, गुंडई कर रहे हैं, और गुंडई इनकी चल भी रही थी जब तक ये यूनिपोलर वर्ल्ड था। अब वो यूनिपोलर वर्ल्ड सिमट के रह गया है। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सारे सिस्टम बताए थे, जिसमें IAEA की बात होती है, NPT की बात होती है, वॉर क्राइम्स के लिए पनिशमेंट की बात होती है, UN की बात होती है, वो सब चरमरा के रुक गए हैं अपने अपने लोगों को बचाने के चक्कर में। ये फेज ऑफ ट्रांजिशन है, जब आप एक यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें जो मर्जी आया है वो मार रहा है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास ताकत है और अकल है, अकल नहीं है उनमें। आपने उल्लेख किया अफगानिस्तान का, देखिए ऐसा नहीं कि वहां पर वो घुसे और मार के चले आए। 200 खरब 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का उनको नुकसान, 200 खरब रुपए का नुकसान हुआ। 2300 बॉडी बैग्स अमेरिकी सैनिक वहां मारे गए, उनको नुकसान भी बहुत हुआ वहां पर। उसके बावजूद क्या हुआ वहां पर? हम देखते हैं तालिबान को हटाने गए थे, तालिबान वापस है। इराक में आपने सही बताया कि IS वापस है। ईरान क्या है, 9 करोड़ लोग रहते हैं, मल्टी एथनिक देश है। वहां क्या लोग बोल रहे हैं कि आप, पहली बात, आप वहां मैदान पर बिना उतरे रजीम चेंज नहीं कर सकते। ये जो रजीम चेंज की जो बात शुरू की, वो किसने शुरू की? वो नेतन्याहू ने शुरू की। ये उसको सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। आपको वहां उतरना पड़ेगा। और क्या डर है वहां पर, खतरा क्या है? वहां पर फिर
इस तरह से आतंकी संगठन हावी हो जाएंगे, बढ़ जाएगा बुरी तरह से देश, आपके लिए नाकों मुश्किल हो जाएगी वहां पर काम करना। और अगर आप ये कह रहे हैं कि आप वहां न्यूक्लियर फैसिलिटी में बम मार के उसको खत्म करने गए थे, आज चर्चा क्या हो रही है भाई? उन्होंने जो अपना एनरिच्ड यूरेनियम बचा के रखा है वो कहां गया? आपके दो लक्ष्य थे कि हम इनको न्यूक्लियर जितने भी इनकी फैसिलिटीज है उनको खत्म कर देंगे। वो जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो कहां है? लोग तो बोल रहे हैं वो और तेजी से बम बनाएगा। दूसरा, रेजिम चेंज बिना धरती पर उतरे नहीं होगा। ये जो गुंडाई जो आप पूछ रहे हैं अमेरिका की, वो नहीं चलेगी। उसमें भी ट्रम्प जैसे हैं जो इस तरह की गुंडागर्दी करें, तरह तरह की बात करें। आपको मैं एक असाइड के तौर पे बता दूं, ये हमला होगा सैटरडे को होगा। इसके बारे में सबसे पहले वहां किसने लिखा? पत्रकार हैं सैमूर हर्ष। विनोद और नीरजा ने जरूर सुना होगा, क्योंकि 71 की जो लड़ाई हुई थी उन्होंने उस टाइम विस्तार से लिखा। सैमूर हर्ष ने किसिंजर और निक्सन किस तरह की बात करते थे, इंदिरा गांधी के बारे में, बांग्लादेश के बारे में। सैमूर हर्ष ने सबसे पहले लिखा कि ये होगा, बमबारी होगी, वीकेंड पे होगी, और ट्रंप इंश्योर करेंगे, और ये बहुत चौंकाने वाली बात है, ट्रंप इंश्योर करेंगे कि ऐसा हो कि जो मंडे को मार्केट खुलेंगे उनसे से ज्यादा दूरी हो। सैटरडे रात को उन्होंने करवा दिया। उनका कैलकुलेशन सिर्फ मार्केट है। धंधेबाज हैं, व्यापारी हैं, सीधा सीधा। और इसी में मैं जो विनोद से दिबांग पूछ रहा था, अभी डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा तेल की मार, तेल के खेल में मार पड़े चीन को, क्योंकि ईरान अगर कुछ इस तरह का बदहवासी कदम उठाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद कर दे, थाम दे, वहां पर जो जहाजों की आवाजाही है, 100 जहाज रोज के वहां से निकलते हैं तेल से लदे हुए, तो सबसे ज्यादा मार तो चीन को पड़ेगी, क्योंकि सारा तेल तो चीन के पास जा रहा है, बाकी दुनिया तो ले नहीं पा रही ईरान से, प्रतिबंध लगे हुए हैं। बिल्कुल वो उस पर पड़ेगी। और देखिए क्या है कि बहुत सारे देश, आपने देखा किस तरह से अभी वो घूमने गए थे, ट्रंप साहब घूमने गए थे, वहां पर यूएई गए, वहां पर कतर गए, बहुत सारे, उनका तेल भी यहां से जाता है। हाँ, ये इनके साथ वाले हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, सबका तेल यहां से जा रहा है। आप ये देखिए कि इतना बेशरम है राष्ट्रपति कि उसने कतर से अपनी यात्रा के लिए एक प्लेन ले लिया जो बाद में उसके फाउंडेशन को भी दिया जाएगा। इस पर बड़ी वहां पर चर्चा हुई। कतर से लिया, आप एक प्लेन ले रहे हैं, आप तो अमेरिका हैं, आप अगर ये कर रहे हैं तो उन पर भी दबाव पड़ेगा, उनका तेल भी नहीं जाएगा, वो भी फोन करके कहेंगे। 1 अरब वालों को समझ में आ गया, अरब देशों को, कि इसके ऊपर पैसा फेंको, ये आपके लिए नाचेगा। अगर आप देखें जिस तरह के बयान दिए ट्रंप ने उस दौरे के दौरान, वो शर्मनाक हैं। इसकी बड़ी आलोचना भी हुई इसकी अमेरिका में। तो ये एक साफ है कि ट्रंप उस तरह की बात कर रहे हैं। आप मार्को रूबियो को सुनिए, जो उनके, वो तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो चीन को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि वो जान रहे कि चीन का इसमें खेल है। वो चाहते क्या है कि ये जो एक गठजोड़ बना हुआ है जिसमें रूस आता है, चीन आता है, ईरान आता है, इसमें किसी तरीके से इसमें नहीं, इसमें जो बड़ी कहानी उभरकर एक आज की जो ताजा खबर है जी, ताजा खबर बताइए पूरी कीजिए बात। ताजा खबर यह है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो मॉस्को गए, पुतिन साहब से उन्होंने बात की। पुतिन ने कहा मैं आपको डिप्लोमेटिकली तो सपोर्ट बिल्कुल करूंगा, सैन्य समर्थन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ध्यान रहे ये जो लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन की, उसमें बहुत सारे जो ड्रोन दिए जा रहे हैं वो तो ईरानी ड्रोन हैं। उनसे किस तरह का समर्थन, लड़ाई तो अभी लंबी चलती हुई दिखाई दे रही है। 1 मिनट दिबांग, आशीष, पर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वो किंडरगार्टन केजी में, फर्स्ट क्लास में बच्चे आपस में नहीं लड़ते हैं, कौन बड़ा है, कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन गलती कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कूटनीति, राजनीति का हाल ये हो गया है कि बच्चों की तरह कोई कुछ भी कर रहा है, लोग चुप भी बैठे हैं। देयर इज नो ऑर्डर। यूएन कहां है, IAEA कहां है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के क्या मायने होते हैं। एक आजाद मुल्क की संप्रभुता जो सबसे बड़ी उसकी ताकत होती है, कोई भी आकर उसे छीन सकता है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस का तो संदीप जी अभी ये हाल है कि अमेरिका उसको अपने पपेट की तरह इस्तेमाल करता है। मुझे याद है कि हमास के हमले के बाद मैं और आप बात कर रहे थे, इजरायली एम्बेसडर जब हमारे दफ्तर उन्होंने विजिट किया था और आपने उनसे सवाल पूछा था कि यूनाइटेड नेशंस को लेकर के आपका क्या कहना है, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने कैसे यूनाइटेड नेशन को कंडेम किया था। तो यूनाइटेड नेशन की तो अब कोई भूमिका बहुत ज़्यादा वर्ल्ड ऑर्डर में रह नहीं गई, ना ही कोई उसको गंभीरता से ले रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दिबांग जी भी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये उनकी चौधराहट है, गुंडाई कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे। देखिए पहले मतलब इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है अब।
क्या ये सबक मिल रहा है क्या दुनिया को? देखिए इसके लिए बहुत पुतिन भी अपना चुप बैठे हुए हैं, जो अभी दिबांग कह रहे थे कि सैन्य वो खुद सीधे नहीं कूदेंगे पर वो निंदा भी कर देंगे। चीन भी अपना साधे बैठा है, देख रहा है कि क्या निकलेगा, क्या हासिल होगा, क्या नहीं होगा, ताइवान पे ही हमारा नंबर ना लग जाए। सब अपने हित साधने में लगे हुए हैं। देयर इज नो वर्ल्ड ऑर्डर टुडे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सेल्फिश इंटरेस्ट है। रशिया को देखना है कि भैया उनका पैरेलल एक जंग चल रहा है यूक्रेन के साथ, वो कैसे यहाँ पर आकर के दोबारा से मिलिट्री इंटरवेंशन करें। चाइना, मैं फिर कह रहा हूँ, आपसे पहले भी कहा था संदीप जी कि आपको पीछे याद नहीं आएगा कि किस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में चाइना ने जाकर के इंटरवीन किया था। ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, किसी में इतना गट्स नहीं है कि कैलिब्रेटेड तरीके से, एक चरणबद्ध तरीके से आप अपने गोल पोस्ट को शिफ्ट करते रहेंगे। कल तक कह रहे थे कि नहीं परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, अब कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन भी करेंगे। कल कहेंगे हम ही तय करेंगे कौन अगला आपका मुखिया होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन राष्ट्रपति होगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब हम नहीं बनाने देंगे, इससे बड़ा उद्देश्य उनका क्लियर कट पहले से था। वहां पर रिजीम चेंज, वो वहां पर जाकर के कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए न्यूट्रल अंपायर प्ले कर रहे थे, देख रहे थे सिचुएशन को। और जब उन्होंने देखा कि इजराइल इस हद तक अंदर घुस गया है कि उनकी पूरी लीडरशिप को एक एक करके टारगेटेड तरीके से मार के गिरा रहा है, तो यही एक मोमेंट है जहां पर कि घुस करके वहां रिजीम चेंज कर दो। मुझे लगता है कि वो सिर्फ कह नहीं रहे, वो ये करेंगे भी, और अगर ऐसा करते हैं तो पूरे विश्व के लिए बड़ा खतरनाक होगा। निंदा नहीं करनी, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अमेरिका को ये बिल्कुल हक नहीं है कि किसी भी नेशन के साथ ऐसा करे, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये और ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है, ये संप्रभुता का मामला, सॉवरेंटी का मामला आशीष, क्योंकि जो ये 15 बार डोनाल्ड ट्रंप का अटका हुआ जो रिकॉर्ड है, टूटा हुआ रिकॉर्ड की तरह है, वो मध्यस्थता का राग जो अलाप रहे हैं, वो दरअसल हमारी संप्रभुता पर सीधा दखल है। How dare any nation, anybody for that matter, वो हमें बताए कि आप मध्यस्थता करें, आप संघर्ष विराम करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए उस लिहाज से संदीप जी मुझे लगता है कि और अब ये ईरान में कर रहे हैं, तो हमें आईना तो दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की। आप देखिए विक्रम मिस्री ने अभी 3 दिन पहले आकर के जिस तरह से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि हम किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं कबूल करेंगे। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य जो दिबांग जी कह रहे थे, माफ कीजिएगा नीरजा चौधरी जी कह रही थी कि जब भारत ये कह रहा है तो फिर क्या मैत्रिक संबंध है कि आप उसके बावजूद उसको लांग करके कह रहे हैं कि नहीं मैंने ये कराया और मैं इंटरवीन करता रहूंगा। दिस इज हाईली डिसअपॉइंटिंग। मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका, कोई सीमा कहां है? फिर वो लक्ष्मण रेखा नाम की तो कोई चीज है नहीं ना, वो सब कुछ लांग दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इस बात की कहां गारंटी है विनोद अग्निहोत्री कि डोनाल्ड ट्रंप, जो मैंने सवाल पूछा, कल वो कहने लगे मेक इंडिया ग्रेट अगेन, वो भारत को भी महान बनाने चल पड़े, बताने लगे कि कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, कौन राष्ट्रपति होना चाहिए, किसकी सरकार होनी चाहिए। सबसे अहम सवाल तो यही है। हाँ, हमारे कानपुर से मैं आता हूँ, वहाँ एक स्लोगन चलता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। हाँ, वो ठग्गू के लड्डू भी हैं वहाँ। हाँ, ठग्गू के लड्डू का ही स्लोगन है। हाँ। तो अमेरिका के साथ वही है। जैसे पुलिस वाले के साथ दोस्ती दुश्मनी दोनों ठीक नहीं मानी जाती ना, तो अमेरिका की स्थिति पुलिस वाले की है कि उससे दोस्ती भी ठीक नहीं है, उससे दुश्मनी भी ठीक नहीं है। वो स्थिति है। अब भुगत रहे हैं सारे देश। देखिए आपने 3-4 उदाहरण गिनाए, उसके अलावा चिली में इन्होंने किया, एलेंदे को हटाया, बोलोविया में किया इन्होंने, रवांडा में किया इन्होंने, पूरा लैटिन अमेरिका में, क्यूबा में नहीं कर पाए, कोशिश बहुत की फिडेल कैस्ट्रो को मारने की, सिगार तक वहाँ जो है उनके उसमें जो है जहरीला पहुँचा दिया, लेकिन नहीं कर पाए। तो ये तो अमेरिका का पुराना, ट्रंप आज कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, ट्रंप वही कर रहे हैं जो अमेरिका की एक कांस्टेंट नीति है, पॉलिसी है, अमेरिकन स्टेट की, वो उसके डीएनए में अमेरिकन स्टेट की। हाँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो खास करके तो आज तो मास्को अभी पढ़ रहा था, शायद चीन के दूतावास ने किसी एक लिस्ट जारी की है कि कहाँ कहाँ अमेरिका ने बॉम्बिंग की और कहाँ इंटरवेंशन किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, पूरा डिटेल। तो ये तो, लेकिन ये जो है कि हम तय करेंगे, आपने कहा कि रिजीम चेंज हो, कल कोई भी तय करेंगे शासक कौन हो। हाँ। और ट्रंप साहब हो सकता है कहते हैं 51वां प्रांत है ईरान हमारा, क्या भरोसा, वो कनाडा को कह सकते हैं। तो इसकी कोई वो नहीं। मुझे लगता है इस पर पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को इस बात का पुरजोर विरोध करना चाहिए। आप लड़ाई लड़ते रहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं कि भाई किसी देश में सत्ता परिवर्तन मैं कराऊंगा और मैं महान बनाऊंगा? अरे अपने देश को संभालो ना भाई। ये उस देश की जनता का अधिकार है। हाँ। रूस का स्टेटमेंट आया है इसको लेकर के कि उस देश की ईरान की जनता को कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। और अगर 79 में कोई क्रांति हुई थी तो वहां ईरान की जनता ने की थी भाई। और आप फिर उनको आगे कर रहे हैं, रजा पहलवी के बेटे को जो है, जो फ्रांस में जो पड़े हुए हैं। पर इसमें एक बारीक लाइन भी है क्या,
जहां पर तानाशाही शासन हो, जहां जुल्म हो रहे हों, ऐसी भी निज़ाम, ऐसी भी व्यवस्थाएं हमने दुनिया में देखी है, तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दखल तो फिर जरूरी भी हो जाता है। तो ये एक थिन लाइन है क्या, और उसका फायदा उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सवाल ये है कि तानाशाही आप किसको कहेंगे। ईरान में तो चुनाव होते हैं बाकायदा, कि ठीक है वो इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन हर 4 साल में वहाँ चुनाव होते हैं, 5 साल में। अरे इसके पहले जो है अहमदीनेजाद प्रेसिडेंट थे, उसके पहले रफसंजानी थे, तो लगातार वहाँ आज भी वहाँ के राष्ट्रपति से जो है कल शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की थी, तो उनका एक रिपब्लिक का मॉडल है। आप ये ठीक है अयातुल्ला खामनेई वहाँ के सबसे सर्वोच्च नेता है, लेकिन वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थोड़ी है, वो कोई गवर्नमेंट की पोस्ट पे थोड़ी है, वो तो एक तरह से मॉरल लीडर है, वहां पर स्पिरिचुअल लीडर है जो जिनकी। तो अब ये उनका मॉडल है, इसको हम कौन देश तय कर सकता है। चाइना का अपना मॉडल है, रूस का अपना मॉडल है, हर देश का अपने, भारत का अपना मॉडल है, हर देश के शासन पद्धति का अपना मॉडल है। पर इसमें एक जो सबसे अहम बात है, आशुतोष भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, एक बेबसी सी है क्या, एक लाचारगी भी है कि पूरी दुनिया वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है। डोनाल्ड ट्रंप उनकी सनक, ग्रेट बनाने की सनक या कुछ भी करने का जो उनका मन है वो किए जा रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। देखिए संदीप, अगर इसको लार्जर बड़े कैनवेस पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर स्थिति हो पाएगी। जो पुराना 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक कंसेंसस पूरी दुनिया के अंदर बना था कि भाई दुनिया को अब बहुत कुछ, हम जंग के 2 जंग झेल चुके हैं, लिहाजा रूल ऑफ लॉ के आधार पर, डेमोक्रेसी के आधार पर अब ग्लोबल पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जहां सॉवरेंटी को अहम माना जाना चाहिए और किसी एक देश के पास अधिकार नहीं होना चाहिए कि दूसरे देश के अंदर घुस जाए और उसको कब्जा कर ले। वो जो लिबरल ऑर्डर था, या जिसको आप कुछ और नाम भी दे सकते हो, वो लिबरल ऑर्डर दरअसल 2015 के बाद से टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें जिस तरीके से रशिया ने पहले क्रीमिया पर, उसके बाद अब यूक्रेन पे हमला किया है, वो सीधे सीधे उस लिबरल ग्लोबल ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश है जो रूल ऑफ लॉ पे आधारित था, जो सॉवरेंटी जिसके लिए सैक्रोसैंक्ट थी। अब उसी को काफी हद तक एक सेकंड आशुतोष, एक बड़ी खबर आ रही है, अभी हम इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं कर रहे हैं, पर यह खबर और इस बात की आशंका मैंने कल अपने शो पर भी जाहिर की थी। दरअसल खबर यह आ रही है कि अमेरिका के बेसिस हैं, जो ये इलाके हैं, चाहे वो इराक हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, कतर हो, यूएई, तो सीरिया में जो यूएस बेस है जहाँ पर सैन्य मौजूदगी है, उस पर हमला किया है ईरान ने, ईरान से जुड़े प्रॉक्सी ग्रुप्स ने। अब ये बहुत ही गंभीर हो सकता है ये कदम भी, और आने वाले कुछ घंटों की एक वानगी कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं आप संदीप? अगर उनके किसी प्रॉक्सी ग्रुप ने किया है, जैसे कि या हुतीज ने किया है, या फिर हिजबुल्लाह ने किया है, या किसी और ने किया है, तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यमन के जो हुतीज हैं वो अमेरिकी बेसिस पर उनके जलपोतों पर पहले भी मिसाइल दागते रहे हैं और निशाना साधते रहे हैं। अगर ये इस्टेब्लिश हो जाए कि दरअसल ये ईरान ने करवाया है और ईरान के कहने पर हुआ है, तब ये स्थिति ज्यादा गंभीर होती है। लेकिन अगर हुतीज ने करते हैं या हिजबुल्लाह अगर करता है, मेरे पास जानकारी नहीं इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, तो वो उतनी गंभीर बात नहीं नजर आती मुझे। लेकिन हाँ, जो बड़ी गंभीर बात पर हम थे, ये लाचारगी बेचारगी पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, कि कोई अपनी हनक में, कोई अपनी सनक में जो करना चाहे करेगा और कुछ नहीं कर सकते। हम उस दौर में पहुंच गए हैं, दुनिया उस मुहाने पर खड़ी है, बिल्कुल उस मुहाने पर खड़ी होगी। और मैं देखिए, ईरान इसका बड़ा क्लासिक एग्जांपल है। आज की तारीख में इजराइल और अमेरिका को दिक्कत ईरान के साथ है, क्योंकि वो परमाणु वो जो परमाणु न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं। ये ईरान वो है जिसको 1957 में आइजनहावर की गवर्नमेंट ने, जब राजा पहलवी वहां के राजा हुआ करते थे, तब उनको न्यूक्लियर पावर स्टेट बनाना चाहते थे वो, और 1967 में भी उनकी मदद करने की कोशिश की थी। उसके बाद 1975 के आसपास मदद करने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही वहां राजा हटा, क्योंकि वो अमेरिका परस्त था, और वहां पे जो ईरानियन क्रांति हुई, उसके बाद से अमेरिका का रुख पूरी तरीके से पलट गया। अब अमेरिका उसी को, जिसको पहले वो न्यूक्लियर पावर स्टेट बनाना चाहता था, अब उसी के खिलाफ वो खड़ा होकर कह रहा है कि भाई ये अगर बन जाएंगे तो दुनिया के लिए बड़ा बड़ा खतरनाक हो जाएगा। और आप देखिए कितनी दिलचस्प बात है, ईरान एनपीटी को साइन, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है। इजराइल
ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर स्टेट है, लेकिन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं करता है वो। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है और ईरान के साथ खड़ा नहीं हो रहा, जबकि 6 राउंड की बातचीत हो चुकी थी और उसमें इस बात को लेकर करार 2015 में हो चुका था, जब बराक ओबामा की गवर्नमेंट थी, कि ईरान इस बात के लिए तैयार था कि हम अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल पीसफुल पर्पसेस के लिए करेंगे। वो डील अमेरिका और ईरान के बीच में हो चुकी थी, लेकिन 2017-18 में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आते हैं वो इस डील को खारिज कर देते हैं। तो ईरान जो लगातार पीसफुल की बात करता था, पीसफुल यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की बात करता था, जो एनपीटी का सिग्नेटरी है, जिसको खुद अमेरिका जिसके न्यूक्लियर संयंत्र को बनाने की कोशिश कर रहा था, आज वो विलन उसको साबित करने की कोशिश की जा रही है। और तो इजराइल जो दरअसल ये hostile अपने country है। चश्मे से देखने की भी एक आजकल वो नैरेटिव पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड भी है, कुछ लोगों ने पहले मन बना रखा है। एक वो पुरानी कहावत है विजय भाई, वन नेशंस रेवोल्यूशनरी या फ्रीडम फाइटर इज अनदर नेशंस टेररिस्ट। मतलब भगत सिंह को आतंकवादी कहते थे ना गोरे, और हमारे लिए वो क्रांतिकारी थे, वो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। यही हो रहा है कि अब दुनिया में भी ट्रंप बता रहे हैं कि नहीं, आतंकवादी मुल्क तो ईरान है। इजराइल भी ये कह रहा है, इजराइल खुद परमाणु हथियार लिए बैठा है, उसकी कोई इंस्पेक्टरी कर नहीं सकता, ना वो इजाजत दे रहा है। और इसमें भारत अपने आप को कहां पा रहा है? यहां पर भारत की आवाज कितनी अहम, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए संदीप जी, बड़ा जो बदलाव हुआ, जो अभी हमारे सभी विद्वान लोगों ने कहा कि पूरी दुनिया बदल गई, वो यूनिपोलर से मल्टीपोलर पर बदल गई, और जो डिप्लोमेसी है वो नॉन अलाइन से मल्टी अलाइन पर आ गई है। तो सबसे बेसिक हमारा सोच में क्या बदलाव आया है? वो बदलाव आया है कि सबको केवल अपने इंटरेस्ट की पड़ी है कि हमारा इंटरेस्ट किस में होता है। अमेरिका का जो ये रवैया है, ये कोई नया रवैया नहीं है। वो हर एक बार सॉवरेनिटी को लेकर जिन जिन, जैसे अभी विनोद जी ने भी जिक्र किया, जिन जिन देशों का जिक्र हो गया वो हो गया। मैं क्यूबा में था तो क्यूबा के तो सर्किल पे वहां पर अमेरिकी जो एम्बेसी बनी हुई है उसके खिलाफ वहां पर मार्के की जो बात कही कि यहां पर हित कैसे सदने हैं, सबको अपने हित साध रहे हैं। हम अपने हित साध रहे हैं क्या? ईरान की संप्रभुता पर अगर हमला होता है तो हम अभी कुछ बोले नहीं है। जी, ये भी बात महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ही है कि सॉवरेनिटी की बात है तो वो सबकी सॉवरेनिटी की बात है ना। और वो कहा जाता है कि पड़ोसी के घर में आग, तो आपका नंबर भी आ जाएगा ना, आग लगेगी तो आपको भी तपन महसूस होगी। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए शायद हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने भी जब राष्ट्रपति से, ईरान के राष्ट्रपति से बात की है तो वो चिंता जाहिर की। हमने उस दिन प्रोग्राम में भी बात की थी कि बैक चैनल में ईरान के साथ बात हो ही रही होगी, वो इंटरेस्ट हमारे हैं। अमेरिका को देखिए, अभी बांग्लादेश का हमने जिक्र नहीं किया। बांग्लादेश में जो सारा किया वो अमेरिका का ही किया हुआ है ना। बिल्कुल। और ये लोग अमेरिका, ईरान को अगेन ईरान अगेन ग्रेट अगेन बना रहे हैं। तो वो अफगानिस्तान में क्या 20 साल बाद तो लौट के वहीं पर आ गए। बांग्लादेश को ग्रेट बना दिया, बांग्लादेश को ग्रेट हो गया, बांग्लादेश हो गया, इराक हो गया, लिबिया हो गया, सब महान हो गए, सब महान हो गए। और आप क्यों परेशान हैं दूसरों को महान बनाने में? वो मागा का क्या हुआ? हाँ, मागा का क्या हुआ? अभी तो अमेरिका पर बात कर, तो वही कर रहा हूँ। अमेरिका फर्स्ट से आप ईरान को ईरान पर आ गए। ईरान में बेसिक उनका पर्पज ही है कि रिजीम चेंज की जाए। अब ये इस पर मुद्दे पर मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि अभी ये वक्त नहीं है कि ईरान की जो मौजूदा व्यवस्था है उसने ईरान को कोई आगे बढ़ाया, ऐसा नहीं है। ये आदित्य का सवाल लीजिएगा जी, बात जारी रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ईरान में जो अभी इस्लामिक क्रांति हुई और उसके बाद जो ईरान हुआ वो कोई बहुत आगे बढ़ाओ ऐसा नहीं है। लेकिन ये अमेरिका के पास हक नहीं है, ईरान के लोगों का अख्तियार है, अख्तियार उनका हक है। क्योंकि पर यहाँ एक सवाल है, आदित्य कुमार धीमन हैं, गाजियाबाद वासी हैं, ये कह रहे हैं ट्रंप पर वो कहावत लागू होती है कि तुम कौन मैं खामखा। मैं इसमें नहीं, पर मैं इसमें एक संशोधन करना चाहूंगा। आदित्य आप बुरा मत मानिएगा भाई, तुम कौन मैं खामखा का सवाल ही नहीं। वो दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी है और मान रहे हैं सारे लोग, तो वो चौधरी बना फिरेगा। या तो कोई कहे कि भाई तू कौन, मैं खामखा वाला काम क्यों कर रहे हो, कोई कह भी तो नहीं रहा है ना। वो इसीलिए ना क्योंकि आज आपके इंटरेस्ट उसके साथ है कि नहीं है वो बड़ी बात है ना। वो G7 से निकल पड़ता है, मेरी मर्जी, हाँ, वहां कुछ बड़ा होने वाला है, अचानक वहां पर पहुंच रहे हैं। फिर वहां पर आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बम को लेकर ईरान की क्या व्यवस्था है। फिर आप रिजीम चेंज करने पर आ गए, रिजीम चेंज करके फिर अपने भारत के साथ आप बता देते मैंने मध्यस्थता कराई, बार बार वो कहते रहते हैं। मुझे लगता है कि भारत ने उनको हर बार जवाब दिया। मैं फिर से बात करता हूँ 71 की, जब निक्सन के साथ इंदिरा गांधी ने जो जवाब दिया, 90
1979 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो जवाब दिया, और अभी 2025 में मोदी ने जो जवाब दिया, केवल मध्यस्थता की बात नहीं, जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने आसिम मुनीर के बाद प्रधानमंत्री को कहा कि आप अमेरिका आ जाओ और लंच कर लो, और उन्होंने मना कर दिया, तो कहा कि तुम खाम बने रहिए, अली हमारे फैसल साथ मत हमारे अड़िए। दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं, असल में अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट में तनाव बना रहे जिससे हथियारों की बिक्री बढ़े। भाई अमेरिका धंधा के तो साथ कर ही रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी का धंधा भी तो कर रहे थे धंधा ना, तो कर ही वो रहे बात हैं, तो खुल गई है। बेसिक काम तो वहाँ धंधे जो का है ही। वो जो डोनाल्ड ट्रंप के उसमें बेटा भी, दो दामाद दामाद भी, भी, सब लोग। वो कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर पैसा बोलता है। और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, तेल कंपनियों को कि तेल का पैसा मत बढ़ाइए, सब कुछ आप ही तय कर दीजिए, हाँ, सब कुछ आप ही तय कर दीजिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो जबरदस्ती खाम ये हो रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर के लिए क्या संकेत? नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर के लिए यही है कि जब तक हम फिर से सबके हितों को अपना हित नहीं समझेंगे, दूसरों के हित में अपना हित शामिल नहीं करेंगे, अभी हम लोग बहुत इंडिविजुअल तरीके से कर रहे हैं, और ये आजकल सोसाइटी में भी हो गया है कि हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपके क्या हैं उस पर काम कर रहे हैं, और दुनिया भर के देश यही काम कर रहे हैं। अब रूस की बात जैसे आशीष ने भी की, भाई वो अभी तो यूक्रेन में ही फंसा हुआ है, तो उसको कोई लेना देना, सोवियत संघ नहीं रहा ना, हाँ वो सोवियत संघ वो नहीं हैसियत रहा, भी नहीं है तो जो सोवियत संघ की उस तरह से काम कर रहे हैं, तो सब अपने अपने, और चीन को लगता है कि इस सब में फंसना ही नहीं है, वो अपना धंधा करते रहो। ये धंधे की बात ट्रंप साहब करते होंगे भले ही, लेकिन असली धंधा तो वो चाइना वाले कर रहे हैं दुनिया भर तो में। ऐसे में लास्ट एडिटोरियल कमेंट, क्योंकि आप सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, और नीरजा आपसे शुरू करूंगा, वर्ल्ड ऑर्डर किस मुहाने पर, किस मकाम पर खड़ा है? ये कहां आ गए हम, कहां खड़े हैं हम? ये आप ये सवाल बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर जैसा कि हम पहचानते आए हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, एक वर्ल्ड ऑर्डर जो लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, ह्यूमैनिटी की तरफ, वो वैल्यूज की तरफ बढ़ने की कोशिश थी। आप जो भी मान आए, किसी की नजर में आतंकवाद है, किसी की नजर में क्रांतिकारी, जो आप कह रहे हैं, पर उसका हल कैसे होगा? हल इस तरह होगा कि आप किसी देश पे आक्रमण करेंगे? क्या ये तरीका होने वाला? आज आप कह रहे हैं यूनिपोलर वर्सेस मल्टीपोलर, तो क्या अमेरिका डेमोक्रेसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट करेगा और सारी दुनिया को इनको भुगतना बिल्कुल पड़ेगा? यही यक्ष प्रश्न है क्या हम लोग विनोद? सब जैसे लाचारी से आप कह रहे हैं ना, कोई तरीका ही नहीं निकल रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, और इस पे हमें सोचना होगा। आगे जाके रीअलाइनमेंट्स वर्ल्ड ऑर्डर की, वर्ल्ड में ग्लोबली रीअलाइनमेंट्स होने वाली हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा, और मीनवाइल जो डैमेज होगा किसको होगा? हम सबको भुगतना पड़ेगा, और जैसे ठीक है। तेल दाम बढ़ेंगे तो हम सबको यही यक्ष प्रश्न है विनोद। ऐसा है कि आई डिसएग्री विद अदर पैनलिस्ट जो कह रहे हैं कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। इट्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड, दैट इज द अटेम्प्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आपको मल्टीपोलर वाली कोई आवाज सुनाई दी अभी तक? ये बात सही है कि चाइना, ईरान और रशिया का एक्सेस बन सकता है और पाकिस्तान उसमें जुड़ सकता है, लेकिन क्या आपको नजर आया कोई मल्टीपोलर वर्ल्ड अभी तक? कोई आवाज सुनाई दी? वो अकेला चल रहा है, अपना मजे में काम कर रहा है, और उससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता, सो टू स्पीक। नोबडी वांट्स टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द यूएस। ठीक है, तो ये फिर इसका रास्ता क्या निकलेगा, इसका हल क्या है दिमाग? देखिए, ये मैं सहमत हूँ विनोद से कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड है और मल्टीपोलर है नहीं। मल्टीपोलर की तरफ ये बढ़ रहा है, यूनिपोलर वर्ल्ड एक तरीके से कोलैप्स हो रहा है। तो इनकी जो दादागिरी है, आप चौधराहट बोलते हैं, मुझे लगता है गुंडाई दादागिरी ज़्यादा सही शब्द है, वो दादागिरी इनकी खत्म हो रही है, उसमें ये दाएं बाएं हाथ मार रहे हैं। मुझे लगता है ये जो खबर है कि सीरिया पर हमला हुआ है, हिजबुल्लाह ने किया हो और किसी ने किया हो, ये भी खबर है कि इराक पर बगदाद में भी हमला हुआ है, ये एक बहुत बड़ा टर्न दे सकता है इस लड़ाई को, क्योंकि अगर ऐसा होता है, वहां लोग मारे जाते हैं, तो अमेरिका को फिर और उतरना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से बहुत ये जो चौधराहट, आपने सही कहा, चौधराहट से ज्यादा बेहतर शब्द ये खालिस गुंडागर्दी है। तो ये गुंडागर्दी क्या बता रही है वर्ल्ड ऑर्डर? नहीं, ये मैं बता ही रही है कि वो उसमें दीवान की बात से सहमत हूँ कि यूनिपोलर वर्ल्ड जिस तरह मल्टीपोलर वर्ल्ड तो बढ़ रहा है, ये उसकी छटपटाहट है कि भाई हमारे हाथ से चीजें निकलती जा रही हैं। अच्छा, आज ईरान बिल्कुल दुनिया मरे तो मरे, हमें अपना वर्चस्व कायम रखना है, और इसका सलीका ये है कि भारत और तमाम बड़े देशों को इन सब मामले में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है एक बार फिर उन तमाम देशों को जो अपने को न्यूट्रल मानते हैं या निरपेक्ष मानते हैं, उनको एकजुट होना आवाज तो
उठानी होगी, कौन उठाएगा सबसे पहले? क्या ये देखने वाली बात हो जाएगी ये आने वाले बिल्कुल दिनों ठीक में? बात होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है और अमेरिका कमजोर हो रहा है। उसको अपनी जो कमजोरी है ना, वो जो दादागिरी थी जिसे आप चौधराहट कहते हो, मैं तो वैसे चौधरी साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए चौधराहट शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, संदीप है तो क्यों करना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका की परेशानी है कि उनका जो कंट्रोल था ना, थानेदारी वो थी। थानेदारी जो थी वो खत्म हो रही है। तो somebody ये has to खटपटा bell the आता है। cat ना, वो तो भारत खिसियाहट जैसे में मजबूत देशों अगर को- पूरी दुनिया पर संकट डालने को तैयार है अमेरिका, तो किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी होगी। आशुतोष प्लीज ब्रीफ रहना। देखिए, कोई कौन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, जरा आप मुझे बता दीजिए। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, उसकी वजह से दुनिया में जंगें कम हुई। जब वो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, तो आप हर देश दूसरे देश के अंदर घुस के उस पर कब्जा करता था, और कितने जाने गई, लाखों की संख्या में नहीं, तो ये करोड़ों जो की संख्या में कोलैप्स जाने कर गई। गया इसे ठीक कौन करेगा? सवाल यहाँ कोई पर नहीं है। ठीक करेगा। कोई नहीं करेगा। देखिए, आशीष, देखिए, मुझे तो लगता है लाइलाज बीमारी है, अभी इसका कोई उपाय नहीं है। सभी मजबूत देशों को एक साथ आना चाहिए अगर ये विलिंगनेस दिखाते हैं, इसको कंडेम करें, वरना इमीडिएट खतरा बहुत है। पूरे रीजन को ये आग लगा देंगे जिसका इम्पैक्ट इंडिया समेत बाकी तमाम देशों पर आएगा और बिल्कुल। सभी और को भुगतना सीरिया पड़ेगा। में जो बेसिस हैं और इराक में जो बेसिस हैं, अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, अगर वहाँ पर ये हमलों की खबर ठीक निकलती है, कल पता लगे कि हम कुछ और ही चर्चा करते दिखाई दें, क्योंकि और भीषण और व्यापक होती दिखाई देगी ये जंग, और इसके असरात और घातक साबित हो सकते हैं। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।